नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? यस सर। तो चैप्टर है आपका मैनर ऑफ पेमेंट का, और इसके अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको रफली बाई हैंड यानी मैनुअली डिस्कस करूंगा पूरा चैप्टर। उसके बाद हम इसे बुक से भी देखकर चलेंगे। ठीक है? यस सर। तो देखिए, जब किताब हमारे सामने नहीं होती तो असल में दिमाग चलना तब शुरू होता है। क्या है मैनर ऑफ पेमेंट के अंदर, क्या है सचिन में? तो यहाँ पर आकर ये आता है अपना सेक्शन नंबर 49, 49A और 49B करके आते हैं, जो बोलते हैं कि भाई जीएसटी का पेमेंट आपने कैसे कैसे करना होगा, कौन कौन सी लेजर आपके पास में है, अकॉर्डिंगली बताइएगा। फिर आता है यहाँ सेक्शन नंबर आपका 50 करके, जिसमें हम सीखते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कैसे करी जाती है। उसके बाद सेक्शन नंबर जो 51 है उसमें टीडीएस आता है, और सेक्शन नंबर 52 जो है उसमें अपना टीसीएस की बात करी जाती है। ये अपना अलग ही सेगमेंट है, अलग ही टोन है इनकी। तो पहले बाकी चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, इनको उसके बाद करेंगे। ठीक है? एंड उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 53 करके, जहाँ पर हम जब क्रेडिट को यूज़ कर लिया जाता है तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को रेस्पेक्टिव फंड के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है। देखेंगे क्या है। ऐसे ही अपना सेक्शन नंबर 53A करके यहाँ आएगा, जिसमें हम लोग ई कैश लेजर के अंदर कुछ किल कांटी करके चलते हैं, उसकी चर्चा करी जाती है। ठीक है? तो ये है आपके सेक्शंस का पैकेज अंडर दिस चैप्टर। तो पहले हम उठाते हैं अपने सेक्शन नंबर जो 49 है, 49A है और 49B है। इनमें बातें कैसे कैसे करके आपकी दे रखी हैं वो सीखते हैं। देखिए बाबू मेरे, यहाँ आपका ये टैक्सेबल पर्सन हो जाता है। ठीक है? और इसकी अपनी बेचारे की कोई यहाँ पर लायबिलिटी बनती है। ठीक? मान लेते हैं इसका जो आउटपुट जीएसटी बनता था, आउटपुट जीएसटी बनता था, मान लेते हैं 27,000 रुपीज़ का। बंदे के पास में सपोज करो आईटीसी अवेलेबल था 18,000 रुपये का, और 9,000 इसे अपने ई कैश लेजर से पे करना होता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 3 लेजर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला कौन सा सर? इसमें आ जाता है अपना ई लायबिलिटी रजिस्टर, वो इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर अपना जो ई क्रेडिट लेजर है वो इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ अपना ई कैश लेजर। तो हमें इन तीनों लेजर के बारे में पता होना चाहिए। पहले बात करते हैं अपने ई लायबिलिटी रजिस्टर के। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं पार्ट 1 करके, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे को बोलेंगे पार्ट 2 करके, यहाँ पर उसको बोला जाता है। पार्ट 1 के अंदर आपकी 2 प्रकार की लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक आपकी प्रीवियस पीरियड की लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, और एक आपकी करंट पीरियड की लायबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब आप इन लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करते हो ना, तो आपको ऑर्डर भी यही मेंटेन करना होता है। पहले आप ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे, और थर्ड नंबर पे आप इन वाली लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करके चलते हैं। ये पार्ट 1 के अंदर लायबिलिटीज़ वो जाती हैं अपनी, जो कि आपने GSTR1 फाइल किया था ना, उससे जाती हैं। और पार्ट 2 आपका अपडेट होता है जब ऑफिसर कोई किसी प्रकार की डिमांड वगैरह निकालता है, एक डिमांड ऑर्डर बनता है, तो वहाँ से आपका पार्ट 2 अपडेट कर दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और इनको हम पे ऑफ कर देते हैं जब अपना 3B फाइल करते हैं, तो लायबिलिटी वाला जो लेजर है हमारा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर चीज़ें चढ़ती कैसे हैं और उतरती कैसे हैं। ठीक? अच्छा जी, हम अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल करके चलते हैं। यहाँ पर जो अमाउंट आता है ई क्रेडिट लेजर के अंदर, ये कहाँ से निकल के आता है ये पता होना चाहिए। ये आएगा फ्रॉम 2B, जो अपना हमारे वेंडर ने GSTR1 भरा होगा और वो हमारे 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो वो पैसा अपना यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है, ऐसे करके मालिक। ठीक है जी? यस सर। तो इस 2B से अपना ये ई क्रेडिट लेजर अपडेट हो जाता है, और जो 2B होता है ये अपना लिंक कर दिया जाता है 3B के साथ में, जहाँ पर कि हम अपनी जब लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे होते हैं तो वहाँ इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसे करके मालिक बोल देते हैं। ठीक सर जी। अच्छा, ये जो अपना ई क्रेडिट लेजर होता है ना, इसको यूज़ करने के कुछ एक नियम कानून हैं, कुछ रूल्स हैं। और रूल्स कुछ इस प्रकार से बात करते हैं, CIS ऐसे करके। इसके अंदर एक इंटरनल सीक्वेंस होता है और एक अपना एक्सटर्नल सीक्वेंस यहाँ पर मेंटेन कराया जाता है। जो अपना एक्सटर्नल सीक्वेंस है
उसकी कैसे बात करेंगे? नंबर 1 पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 2 पर इसे इस्तेमाल करेंगे और नंबर 3 पर ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं, पहले आईजीएसटी की बात करेंगे, तो इसके अंदर जो इंटरनल सीक्वेंस है वो कैसे काम करेगा? पहले इसे अपने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ए पॉइंट पर आकर, बी पॉइंट पर आकर सीजीएसटी और एसजीएसटी इसके लिए समान है। आप इसके लिए और इसके लिए आप बिल्कुल, इसको भी मैं बी नाम देके चल रहा हूँ, इसको भी बी नाम देके चल रहा हूँ। फुल फ्रीडम है आपको, यह आप किसी भी रेशो में, किसी भी पैटर्न पर, किसी भी सीक्वेंस में जो ठीक लगे आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो आईजीएसटी है वो ठिकाने लगा दिया जाएगा। जब ये ठिकाने लग जाता है फिर नंबर आता है अपने सीजीएसटी क्रेडिट का। सीजीएसटी ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई सा भी क्रेडिट हो पहले तो अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये अपने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा, इसको ए नाम देते हैं। और अगर कुछ बचता है तो ये आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज आईजीएसटी के अंदर भी सीजीएसटी के कंपोनेंट होते हैं वैसे करके, तो बी पॉइंट पर ये आ जाता है। सिमिलरली जो अपना एसजीएसटी होता है, पहले अपनी लायबिलिटी एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अगर कुछ बचता है तो फिर वो आईजीएसटी के लिए इधर आकर इस्तेमाल करके चलेंगे। और जिस तरह से एसजीएसटी खेलता है उसी तरह से यूटीजीएसटी भी खेलता है अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल यूटीजीएसटी को यूटीजीएसटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ बचता है तो उसे हम आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, वैसी वाली बात देखने में आती है। तो ये तो था अपना ई क्रेडिट लेजर, किसमें फंड आता कहाँ से है, पैसा जो अमाउंट है वो दिखता कहाँ से और खर्च कहाँ पर करते हैं और कैसे कैसे खर्च किया जाता है। दूसरी अहम बात आपको बता दूं मैं, जो ये क्रेडिट का यूज़ है, ये क्रेडिट का यूज़ बाबू सिर्फ और सिर्फ हमारे ओनली फॉर आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के लिए हो सकता है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आरसीएम के अंदर आपकी कोई इनपुट टैक्स लायबिलिटी आ रही है, उसके लिए आप क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकते, आपको वो सिर्फ और सिर्फ ई कैश लेजर के थ्रू ही पे करनी होगी, ऐसे मानते हैं। क्या हम क्रेडिट का इस्तेमाल इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा के लिए कर सकते हैं? जी नहीं, मैंने बताया ना, ये सिर्फ आउटपुट जीएसटी के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है, बाकी और किसी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ऐसे करके बोल देते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर ये ई कैश लेजर। अब देखिए मेरे केस के अंदर क्या देख रहे हैं कि मुझे कम से कम 9,000 रुपये मेरा ई कैश लेजर के अंदर फंड होना चाहिए। तो हमारा ये जो एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ऑन ड्यू डेट हमारे पास में सफिशिएंट बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे पेटीएम वॉलेट अब तो कर निकल गया, अब तो कर ख़त्म ही हो गया वो है, तो जैसे वॉलेट होता है वैसे ही आपका ये ई कैश लेजर एक वॉलेट ही है, जिसमें हमें सफिशिएंट मनी रखनी होती है। जो अपने नॉर्मल वॉलेट होते हैं, मनी वॉलेट होते हैं, उसके अंदर मान लीजिए हमें 11,000 की पेमेंट कहीं बाहर करनी है, 2,000 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड 9,000 इन द वॉलेट एंड ओनली आफ्टर दैट वी कैन मेक पेमेंट ऑफ 11,000 टू एनी अदर पार्टी, राइट। तो ऐसे ही हमें यहाँ देखना पड़ेगा क्या मेरे पास ऑलरेडी कुछ फंड पड़ा हुआ है। अगर मान लो 1,000 रुपये का फंड पड़ा हुआ है तो मुझे 8,000 और ऐड करने पड़ेंगे। और अगर मेरा ई कैश लेजर के अंदर पहले से कोई किसी प्रकार का फंड नहीं पड़ा हुआ है तो मुझे पूरे के पूरे 9,000 रुपये यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठ के आता है कि इसमें ऐड कैसे किया जाता है, हाउ टू ऐड। तो इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना ही पड़ेगा और वहाँ पर जाकर आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा क्रिएट चालान। जैसे आप चालान क्रिएट करेंगे, चालान खुल के आपके सामने आ जाता है। वहाँ पर अलग अलग सेल आपको दिखेंगे, एक्सेल शीट टाइप दिखेंगे कि आपको एग्जैक्टली कौन से सेल में डालना है। टैक्स के सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किस में डालना है, या सीजीएसटी के इंटरेस्ट में डालना है, एसजीएसटी के इंटरेस्ट में डालना है, यूटीजीएसटी के इंटरेस्ट में डालना है, सीजीएसटी की पेनल्टी में डालना है, आईजीएसटी की पेनल्टी में डालना किस में है। तो जिस भी सेल में आपको डालना हो उतना यहाँ पर फिल कर दीजिए और फिर इसका आप यहाँ पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। ये पैसा ऐड करने के लिए आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस एटसेट्रा। आप लगभग सभी सोर्सेज जो फंड ऐड करने की होती हैं, जैसे मनी वॉलेट जो अपना होता है लाइक पेटीएम वॉलेट, उसके अंदर भी हम नॉर्मल तरीके से फंड ऐड करने के लिए लगभग सभी ऑप्शन हमारे पास में होते हैं। ऐसे हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन होता है फंड ऐड करने के लिए। जब हमारा फंड ऐड हो जाएगा तो फिर हम जब अपना 3B फाइल करते हैं उस वक्त ये फंड हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ 3B, तो वहाँ पर हम सफिशिएंट के जितना हमें चाहिए उतना वहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। तो पैसा ऐड कैसे किया जाता है और पैसे खा कौन जाता है, लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए ई कैश लेजर का इस्तेमाल हम करके चलते हैं। तो ऐसी वाली बात हमें यहाँ देखने को मिलती है मालिक, ठीक है जी। अच्छा, जब हम ये अपना चालान क्रिएट करते हैं तो ये चालान मेरा यहाँ पर ना एक सीपिन क्रिएट कर दिया जाता है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट कर दिया जाता है जो कि 15 दिन तक वैलिड रहता है। और जैसे हम पेमेंट कर देते हैं, इसके अंदर फंड ऐड हो जाता है, तो फिर वहाँ पर एक सिन अपना इशू किया जाता है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसी वाली बात मालिक यहाँ पर देखी जाती है। यही सब लिखा है आपका सेक्शन नंबर 49, 49A और 49B के अंदर। मैं चेक कर लूँ कहीं कुछ मुझसे छूटा तो नहीं है। नहीं, मुझसे यहाँ पर कुछ भी छूटा हुआ नहीं है।
दैट्स ग्रेट। रीडिंग भी कराऊंगा, पहले मैं समझा दूंगा आपको चीज़ों को, रीडिंग भी करके चलेंगे। अगला आता है, क्योंकि जब पेन हाथ में हो और किताब सामने ना हो, असल पढ़ाई तो वो होती है, वास्तविकता तो यही है। आप अपने बाकी सब्जेक्ट को भी जरा ऐसे ही करके देखना रिवाइज, अगर दिमाग के सुर ना खुल जाए तो कहिएगा। और ऐसे जो चीज़ आपने अपने हाथ से चाहे रफली ही सही लिख दी तो भाई मान के चलना। देखिए, हाथ यानी कि पेन तब तक नहीं चल सकता जब तक दिमाग इंस्ट्रक्शन ना दे। रीडिंग बिना दिमाग के हो सकती है, मैं आपको सही बता रहा हूं। न पढ़ते जा रहे हैं, आंखों में नींद भरी हुई है, पता नहीं पढ़ते पढ़ते सो ही गए। ये क्या मतलब था पढ़ते पढ़ते? आप लिखते लिखते नहीं सो सकते। जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता वहां पेन रुक जाएगा अपने आप। लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो दिमाग भले ही कहीं और घूम रहा हो, सो रहा हो, लेकिन आपकी आंखें पढ़ते रहेंगी उसे। तो पढ़िए कम, लिखिए ज्यादा। यही है सीए को अच्छे से पास करने का एक मूल मंत्र। पर आप करते उल्टा हो, पढ़ते तो बहुत हो लिखते उतना ही कम हो। यह नहीं करना आपने। सेक्शन नंबर 50, क्या है इसका असल कॉन्सेप्ट, क्या है सचिन में, बताते हैं आपको, सुनिए जरा। वो कहता है भाई साहब यहां ना आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें यहां पर चाहिए होती है एक वैल्यू, यहाँ पे चाहिए होगा हमें एक इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर वो आगे बात करते हैं भाईजान कि ये हो गया, ये हो गया, ये तो चाहिए, वैल्यू चाहिए, और सर एक डेज और चाहिए ना कि कितने दिन का यहाँ पर डिले हो रखा है, वो हमें यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। तो डेज का जहाँ तक सवाल है, आफ्टर ड्यू डेट के बाद से लेकर टिल डेट ऑफ पेमेंट तक करके देखना जरा। हाथ ना रुक जाए तो कहिएगा, और जहां हाथ रुक रहा है वहां सोचिए, समझिए, और बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा तो किताब की मदद लीजिए। इसे हेल्पर की तरह इस्तेमाल करके चलें बुक को आप, ठीक है। तो टिल डेट ऑफ करके देखना, एक चैप्टर करके देखना, आपको असल में मजा ना आ जाए तो कहिएगा। डेट ऑफ पेमेंट तक हम अपना ये करके चलते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए जनवरी महीने की आपकी लाइबिलिटी बनती थी, ठीक है, और आपकी जो ड्यू डेट यहाँ पड़ती थी वो 20 फरवरी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन आपने जो पेमेंट किया है वो 6 मार्च को किया है, तो बताइए आपको कितने दिनों का ब्याज भरना पड़ेगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा जोड़गांठ नहीं करना है, सिंपल तरीके से। 28 मान लेते हैं फरवरी का महीना है, तो 28 माइनस 20, 8 दिन हो गए आपके फरवरी के, और 6 मार्च है ना, 6 दिन हो गए आपके मार्च के। आपको 14 डेज का ब्याज भरना होगा, यानी कि 14 डिवाइड 365, ये यहाँ पर थर्ड स्टेप पे रखवा दिया जाएगा, ठीक। यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है नॉर्मली अपना 18% का है, लेकिन अगर आईटीसी के साथ खिलवाड़ किया है, रॉन्गली आपने बुक किया है या रॉन्गली यूटिलाइज कर रखा है, तो वैसे वाले रॉन्गली बुक एंड यूटिलाइज किया हुआ है आपने, तो फिर वहाँ पर जो मैक्सिमम रेट है वो 24% का, बट एज ऑफ नाउ जो नोटिफाइड रेट है वो 18% पर एनम का ही यहाँ पर दिया हुआ है। असल बात आती है कि भाई साहब ये वैल्यू है, वैल्यू कौन सी ली जाएगी। वैल्यू में दो ऑप्शन आते हैं आपके सामने निकल के, ग्रॉस वैल्यू लेके चलें या फिर नेट वैल्यू लेके चलें। ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये बनता है, आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो ये जो 27,000 है, इससे बोला जाता है ग्रॉस लायबिलिटी, और जितना आपको ई कैश लेयर से भरना पड़ रहा है ये बोली जाती है आपकी नेट लायबिलिटी। तो सवाल यही उठता है कि जब आपका कुछ डिले होगा तो वैसे में ग्रॉस पे इंटरेस्ट भरना है या नेट पे भरना है, यही चीज़ देखने में आती है। देखिए, आपको ग्रॉस पे भरना होता है, ये जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मामलों के अंदर आपको नेट पे भरना होता है। मतलब कैसे? ये जनरल प्रोविजन यही है, ग्रॉस पे भरना है, लेकिन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस अगर आपके सामने बने हैं तो वहाँ पे नेट पे भरना होगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ केस बनाकर चलता हूँ, देखते हैं जरा कैसे करके, ठीक है। तो इसमें पहला केस हम बनाते हैं। जैसे मान के चलिए बाबू मेरे कि आपका ये जनवरी मंथ था, इस जनवरी मंथ के अंदर आपकी ढेर सारी ट्रांजैक्शंस हुई थी, ढेर सारी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस आपने करी थी, पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जो भी ढेर सारी ट्रांजैक्शन आपने कर रखी थी, ठीक है। इसकी जो ड्यू डेट पड़ती थी वो यहाँ पर आकर पड़ती थी, और वो थी अपनी 20 फरवरी की ड्यू डेट आ रही थी। तो आपको रिटर्न 20 फरवरी तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन आपने पूरी की पूरी रिटर्न आपकी लेट हुई, पूरी की पूरी रिटर्न आपकी लेट हुई, और आप अपनी रिटर्न कहीं यहाँ जाकर सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पर अपना 3B आपने फाइल कर दिया है, ठीक है। पूरी की पूरी रिटर्न आपकी लेट हुई है और आपने बिलेटेड फाइल किया है।
ये बिलेटेड यहाँ पर फाइल कर दिया है मालिक, ठीक है। और आपकी जानकारी के बता दूं कि इससे पहले फाइल करने से पहले कोई शो कॉज नोटिस वगैरह आपको नहीं आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ऐसे वाले मामले में आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लगेगा ऑन योर नेट लायबिलिटी पे लगा दिया जाएगा, ठीक। दूसरा, इसी के अंदर एक छोटी सी बात पूछें, क्वेश्चन पूछते हैं सर, मान लीजिए इसी अबव क्वेश्चन के अंदर ही अगर ऐसा हो जाए कि शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया था, शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया था बिफोर फाइलिंग 3B को फाइल करने से पहले, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो ग्रॉस अमाउंट पे ही लगाया जाएगा, ठीक। दूसरा, तो सर फिर हम लोग बाकी क्या बनेगा। दूसरा, यहाँ पे देखो दो बातें थी। नंबर एक पॉइंट ये था कि पूरी रिटर्न लेट होनी चाहिए अपनी और नोटिस नहीं आना चाहिए। अगर नोटिस इन बिटवीन आ गया तो ग्रॉस पे आ जाओगे, ठीक। दूसरी बात इसमें ये है कि मान लेते हैं आपका ये जनवरी का महीना था जी, और जनवरी के महीने में केस 2 बना रहा हूँ, यहाँ आपकी ढेरों ट्रांजैक्शंस हो रखी थी वैसे करके, ठीक है। आपने अपने जनवरी महीने की रिटर्न की जो ड्यू डेट थी 20 फरवरी, वहाँ पर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन आपसे कुछ ट्रांजैक्शन छूट जाती हैं। इतनी ट्रांजैक्शन के साथ आपने ड्यू डेट पर ये 3B अपना फाइल कर दिया है। अब जो आपकी बाकी कुछ एक चुटपुट ट्रांजैक्शन, इक्का दुक्का ट्रांजैक्शंस रह जाती है, ये आपसे मिस हो गई थी, इन ट्रांजैक्शंस को आप कहीं यहाँ पर, अब जनवरी की जो रिटर्न है वो तो आपकी फाइल हो चुकी है, अब आप अपनी इन बैलेंस ट्रांजैक्शंस को किसी अनदर मंथ की रिटर्न के साथ में आप शो कर रहे हैं। अगर ऐसे है, दूसरे की गाड़ी में बैठ कर जा रहे हो, तो फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो भी ग्रॉस पर ही लगाया जाएगा वैसे करके। तो 2-3 बातों को ध्यान रखना, इवन 2 बातों का, कि पूरी रिटर्न लेट हुई हो, पूरी रिटर्न लेट हुई हो और कोई नोटिस ना आया हो तो सिर्फ नेट पर है, इसके अलावा जो मर्जी केस बना लीजिए आप, हमेशा ग्रॉस पर ही निकाला जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में एक और बात निकल के आती है सामने, भला कैसे वो ये निकल के आती, देखिए ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर आकर कि भाई आपकी जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती है वो 27,000 की यहाँ पर बनती है, ठीक है। और आपके पास में यहाँ इनवार्ड सप्लाई थी और आपने अपना कुछ आईटीसी यहाँ पर बुक कर रखा था। एक आपका गुड आईटीसी था और एक आपका बैड आईटीसी, मतलब जो आईटीसी जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं बनते थे, खराब गंदा आईटीसी था, यू आर नॉट एलिजिबल, फर्जी आईटीसी बोल सकते हैं। तो जो गुड बनता था आपका, वो बनता था भैया जी यहाँ पर 20,000 रुपये का, और ये बनता था आपका 10,000 रुपये का, ठीक। यस सर। तो सवाल यही उठता है कि भाई पहले आप प्रायोरिटी किसको देके चलोगे। अगर मैं प्रायोरिटी पे बैड को रखता हूँ तो पूरा का पूरा बैड 10,000 यहीं पर इस्तेमाल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो बैड क्रेडिट हम यूज़ करेंगे, जो बैड क्रेडिट का यूज़ करेंगे उस पर हमारा इंटरेस्ट लगाया जाएगा, क्योंकि जितना तक हमने बैड क्रेडिट यूज़ कर लिया जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं थे, तो उतने अमाउंट पर हमें ब्याज भरना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, यूज़ की डेट से लेकर बैड क्रेडिट को यूज़ की डेट से लेकर टिल डेट ऑफ पेमेंट तक का हमें ब्याज भरना पड़ता है। अब देखना ये कि हमारा बैड क्रेडिट कब, कहाँ और कैसे यूज़ हुआ। अगर मैं प्रायोरिटी पर यहाँ बैड क्रेडिट को यूज़ मानता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ तो उन्होंने सीधा सीधा ये किया होगा 27,000 और नील कर दिया। अब एक 27,000 के अंदर कितना गुड था और कितना बैड था, अगर मैं ये रेशियो लेके चलता हूँ कि भैया पहले मैंने बैड का इस्तेमाल किया, 10 ये आ गया, बाकी फिर मैंने गुड इस्तेमाल किया, तो पूरा का पूरा 10 यहीं पर आ गया। और यहीं से ड्यू डेट से ही लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक, जब मैंने पेमेंट किया होगा फाइनली, इसका पकड़ा गया होगा केस जब, तो वहाँ तक का ब्याज भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ कि नहीं भाई हमारी बात सुनो, ये 27,000 हमने इस प्रकार से यूज़ माना जाएगा कि जैसे पहले आपने अपना जो गुड आईटीसी है वो यूज़ किया है और गुड के बाद आपने अपना बैड आईटीसी यूज़ किया है। और बात सही भी है, ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ना होता तो क्या होता और इसके होने की वजह से क्या अंतर आया है। अगर ये ना होता तो मैं अपना गुड आईटीसी यूज़ करता 20,000 रुपीज़ का और यहाँ पर मेरी 7,000 की कैश लायबिलिटी आ रही होती, कैश लायबिलिटी आ रही होती। लेकिन चूंकि मेरे पास बैड क्रेडिट भी था, सो इसलिए मैंने बैड में से 7,000 वो इस्तेमाल कर लिया और मैंने अपनी जो कैश लायबिलिटी थी उसको यहां पर नील कर दिया। तो सरकार को नुकसान कितना हुआ? सरकार को 7,000 कैश यहां पर मिलता जो कि नहीं मिल पाया। अब इसी कैश को सरकार कहती कि नहीं भाई आपको ये 7,000 का पेमेंट करना पड़ेगा और जब भी आप पेमेंट करोगे 7,000 का, यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है वो अब आपको पे करना पड़ जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। हालांकि जो मैक्सिमम रेट है वो 24%
4% पर एनम का, लेकिन 18% से आपको भरना पड़ेगा। लेकिन सर अगले महीने चलिए, जब नेक्स्ट मंथ पहुंचते हैं हम, जब अगले महीने पहुंचते हैं तो वहां पर मान लीजिए हमारी जो आउटपुट लाइबिलिटी निकल के आ रही थी, सपोज करते हैं वो इस बार 8,000 क्या कुछ भी मान लो भाई, 27 ही मान लो चलो। तो नेक्स्ट मंथ के अंदर भी हमारी जो लाइबिलिटी आ रही थी वो भी इतनी आ रही थी। मान के चलिए अगले महीने हमारे पास कोई क्रेडिट, नया फ्रेश क्रेडिट था ही नहीं, तो हमारा जो पुराना क्रेडिट था आईटीसी जो था, उसे हम कैरी फॉरवर्ड करके इधर नीचे लेकर आ रहे थे, और वो कैरी फॉरवर्ड होकर कितना बचा था हमारा, 3,000 बचा था। अब ये 3,000 किस में से बचा था, ये हमारा बैड क्रेडिट में से बचा था। अब ये 3,000 का बैड क्रेडिट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अगर ये बैड क्रेडिट ना होता तो बताइए मेरी कैश लाइबिलिटी यहाँ पर क्या बनती। अगर ये नहीं होता तो मेरी जो कैश लाइबिलिटी थी भाई साहब वो बनती यहाँ पर 27,000 रुपीज़ की। लेकिन इस बैड क्रेडिट की वजह से मेरी लाइबिलिटी अब बनेगी यहाँ पर 24,000 रुपीज़ की। तो इसको यूज़ करने से सरकार को सीधा सीधा 3,000 रुपये का घाटा यहाँ पर हो जाता है। तो 3,000 का आपने चूंकि यहाँ पर यूज़ किया है, इसलिए यहाँ से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ की ड्यू डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट का जो भी आपका ब्याज बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 7,000 पे ब्याज एक कैलकुलेट होगा यहाँ से यहाँ तक का, और 3,000 पे यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट कर दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जो सीधी बात और नो बकवास ये है कि पहले गुड को यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम बैड क्रेडिट जो हमारा बनता है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 50। कुछ बचा तो नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं बचा है। ठीक है जी। अब आता है पूरा आपके सामने यहाँ पर सेक्शन नंबर 51 और 52 टीडीएस टीसीएस में थोड़ा अभी बताऊंगा, पहले ये काम पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर अपना आता है सेक्शन नंबर 53 करके आता है। सेक्शन 53 के अंदर एक अलग सी बात यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर ये बोल के चलता है कि भाई साहब हमारी बात सुनिए, देखिए ये कोई मिस्टर एक्स करके है, ठीक है, और ये अपनी जो परचेज कर रहा है ये इंट्रा में परचेज कर रहा है, और मान लेते हैं ये इंटर में अपनी यहाँ पर सप्लाई फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक, एक बात और मान के चलिएगा कि यहाँ पर ये सप्लाई मान लेते हैं इसकी B2B करके थी, और ये सप्लाई अपनी B2C करके है, राइट। ये अपना यूपी है, तो जो थर्ड पार्टी होगी, जो वेंडर रहा होगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है यार वो भी अपना यूपी का ही रहा होगा, तभी तो इंटर बना, और एक दूसरे स्टेट का रहा होगा, तभी यहाँ पर आकर ये इंटर स्टेट बन जाता है। ठीक, अब जब यहाँ से ट्रांजैक्शन हुई होगी तो यहाँ पर एक प्रकार की वैल्यू रखवाई गई होगी। सपोज कीजिए ये वैल्यू 1,00,000 रुपये की अपनी आ रही थी, इस पर CGST लगा होगा 9,000 रुपये का, इस पर SGST लग गया होगा अपना भाई साहब जी 9,000 रुपये का SGST लग गया होगा, 1,18,000 की यहाँ पर बात कर ली गई होगी। ठीक है, 1,00,000 की बात, 1,18,000 की बात यहाँ पर कर ली गई होगी। ठीक है जी। एंड उसके बाद फिर ये पैसा कहाँ गया होगा, मान लेते कि इस बंदे के पास अपना कोई ITC वाईटीसी पीछे से नहीं था, अवेलेबल नहीं था, शून्य था, नील था, ITC था ही नहीं इसके पास में, तो पूरा का पूरा पैसा इसने कैश लेजर से डिस्चार्ज कर दिया होगा, और इसने पेड कर दिया थ्रू ई कैश लेजर। मान लेते हैं कि वेंडर के पास कोई किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं था। तो इस तरह से जो पैसा है वो यहाँ सरकार के पास में जो ऊपर फंड बने हुए हैं आसमानों में, CGST फंड बना हुआ है, SGST फंड बना हुआ है, यानी कि UPGST फंड हो गया, और इधर होगा यहाँ पर IGST फंड होगा। ठीक है, IGST फंड के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल होता है। तो यहाँ से जो पैसा पहुँचा होगा, ये वाला जो CGST है अपना, ये इधर पहुँच गया होगा भाई साहब, 9,000 रुपये यहाँ पर दिख रहे होंगे। SGST अपना यहाँ पर आ गया होगा, 9,000 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब बात आती है IGST की। इसने सामान जो है अपना 1.5 लाख रुपए में यहाँ पर बेच दिया, 1,50,000 में बेच देता है, जहाँ पर अपना ये IGST चार्ज करके चलेगा, जो कि 27,000 यहाँ निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ और फिगर लेते हैं। मान लेते हैं इसको बेचा हमने 1,20,000 का बेचा। ठीक है, 1,20 का बेचा। 1,20 पे 18% कितना होता है बताओगे जरा, कौन बताएगा रे, कौन बताएगा रे, ये भी मैं बताऊं क्या? हाँ सर जी आप बताओ। 1,20 का जो 18% होगा वो 21,600 यहाँ निकल के आएगा, 21,600 ये आ गया, 141,600 ये आ जाता है। यहाँ पर मेरा आउटपुट IGST ये निकल के आएगा 21,600 रुपये की बात करेंगे। ठीक है, इसको पे ऑफ करने के लिए चूंकि इस बंदे के पास में ITC भी अवेलेबल होगा, 9,000 का एक ITC होगा और 9,000 का एक ITC मेरे पास में होगा, कुल मिलाकर 18,000 रुपये के ITC यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो इन्होंने यूज़ कर लिया यहाँ CGST का क्रेडिट 9,000 रुपये का, इन्होंने यूज़ कर लिया यहाँ पर SGST का क्रेडिट, वो भी 9,000 रुपये का। ठीक है, और इस तरह से और माइनस कर देते इसमें से 18,000, तो ये 3,600 रुपया ये ई कैश लेजर से गया, और ये पहुँचता है यहाँ पर आकर। बाबू मेरे ये क्या हुआ, पहले मुझे एक ब्रॉडली बताइए, इस पूरे गेम के अंदर टैक्स किसको कितना मिलना चाहिए फाइनली?
सर देखिए, हम अच्छे जानते हैं B2B ट्रांजैक्शन 150 करोड़ से कुछ नहीं होता। यहाँ पे किया, यहाँ मिला क्रेडिट, यहाँ पे किया क्रेडिट मिला, पे किया क्रेडिट मिला। सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है वो B2C ट्रांजैक्शन पे असल में मिलता है। इस पूरे गेम के अंदर चूंकि डेस्टिनेशन कहाँ है, डेस्टिनेशन दिल्ली में है, इसलिए 50% दिल्ली सरकार को मिलेगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर दे दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से इसका बंटवारा कर दिया जाता है। कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ से ये दिल्ली GST फंड में जाएगा, दिल्ली GST फंड में पैसा जाएगा, और CGST फंड के अंदर पैसा जाना है। कितना जाना है, बंटवारा कितने का होगा सर, 21,600 फाइनली यहाँ पर बनता था। 21,600 फाइनली यहाँ पर बनता था, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 10,800 तो आपका इधर आना चाहिए, 10,800 आपका इधर आना चाहिए। लॉजिकली तो ये नियम बनता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे CGST के अंदर तो फंड तो सिर्फ 3,600 का ही है, और आप बंटवारा कर रहे हो 21,600 का। तो पहले 21,600 पूरे तो करो यहाँ पे लाके। अब लख के कौन बैठा है, यूपी GST बताओ 9,000 रुपये रख के बैठा है, कोई तरीका है? यूपी को तो बिल्कुल भी एक ढेला नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचुरली जैसा नियम बना हुआ है यूपी GST फंड के अंदर 9,000 है। तो पहले जरा इस बात की खोज कीजिए कि यहाँ ई कैश लेने से सिर्फ 3,600 गया, जबकि IGST बनता था 21,600 का, लेकिन वहाँ फंड पहुंचा सिर्फ 3,600 का। ये फंड वहाँ कम क्यों पहुंचा, इनकी वजह से, क्योंकि आपने क्रेडिट यूज कर लिया था। तो आपने से SGST का 9,000 का क्रेडिट यूज कर लिया। SGST वाले ने बोल दिया था फंड ने, भाई मेरे पास 9,000 आ गए हैं, कोई बात नहीं तुम कम ले लो। अरे तुम कम ले लो, हमने कम तो ले लिया, लेकिन एक काम करो, चूंकि 9,000 तुम्हारी वजह से कम मिला, इसलिए आपको 9,000 रुपये का फंड यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा -9,000 और यहाँ पर हो जाएगा आपका +9,000। ऐसे ही यहाँ से 9,000 ये अपने माइनस हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपको रखने का अधिकार नहीं है। आप पहले यहाँ पर दीजिए और यहाँ हो जाएगा +9,000। तो इस प्रकार से 21,600 का फंड होगा और इस प्रकार से एलोकेट करवा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सार क्या है कि आपने अगर CGST का क्रेडिट, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने CGST का क्रेडिट IGST के लिए यूज कर लिया है तो उतना पैसा आप CGST फंड से IGST फंड में ट्रांसफर करेंगे, राइट। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने SGST का क्रेडिट IGST को पे ऑफ करने के लिए यूज कर लिया है तो उतना पैसा IGST फंड से आप, सॉरी SGST फंड से आप IGST फंड के अंदर ट्रांसफर करेंगे। कुछ भी बोल के देख लीजिए, UTGST का अमाउंट अगर आपने IGST के यूज कर लिया है, UTGST का क्रेडिट, तो फिर वैसे केस के अंदर UTGST फंड से उतना अमाउंट IGST फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। सर अगर ऐसा हो तो, जैसे मान लीजिए अगर IGST का क्रेडिट CGST के लिए यूज कर लिया है तो IGST फंड से उतना अमाउंट CGST फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर IGST का क्रेडिट SGST के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है तो उतना पैसा IGST फंड से SGST फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 53 के अंदर आकर, राइट बेबी, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक नहीं है। अब आता है सेक्शन नंबर आपका 53A करके मालिक यहां पर आता है। क्या लिखा है इस 53A के अंदर, क्या है सचिन में? तो यहां पे बोलता है कि एक ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है। ई कैश लेजर जो आपका होता है तो यहां पर आपकी मल्टीपल चीज़ें लिखी हुई होती हैं ऐसे करके। तो यहां एक सेल से दूसरे सेल के अंदर आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। GST PMT 09 फॉर्म होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप एसएससी के लेवल पर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करके चलोगे तो वैसे वाले केस के अंदर ऊपर जो ये फंड बने हुए हैं उन फंड के अंदर भी सरकार इंटरनली ट्रांसफर करके चलेगी। इस छोटी सी बात यहां पर लिखी हुई है, हालांकि रेलिवेंट नहीं है 53A करके। उसके बाद में अब आते हैं आपके मालिक यहां पर रूल्स। इस चैप्टर के कुछ एक रूल्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। रूल नंबर आता है 86B करके आता है, जिसके अंदर 1% का कॉन्सेप्ट हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या लिखा है 86B के अंदर? आप गोल हैं इस समय, मैं किताब से दिखा दूंगा, आप खुद से किताब से देखो या मैं बोल बोल के दिखा दूं, बस आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, समझ कुछ नहीं आता। सच्चाई है, मानो मेरी बात। लो पेन तुम्हारे हाथ में और ये 86B, एक लाइन लिख के दिखाओ क्या है इसमें। ये रिवीजन, क्योंकि जब तक दिमाग में कोई चीज आएगी नहीं वो लिख ही नहीं सकते आप यहां पे आके, नहीं लिख सकते, रिकॉल तो करना पड़ेगा। और दिमाग जोर डालेगा बेटा क्या, क्योंकि हाथ नहीं चलेगा, हाथ नहीं चलेगा जब तक। हाँ सर पता है, ये दरअसल ये लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हमारे कुछ एक फर्जी बिलिंग का काम करते हैं ना, फर्जी बिल पर्चे काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए किया गया था। जो अपनी फर्म वगैरह जो होता है, अपना घरेलू जो नौकर होता है, माली होता है ना, नौकर है, माली है, और जो इस प्रकार के लोग होते हैं उनके नाम पर अपना बिजनेस पूरा चलाते हैं और शीशे के मकानों में रहते हैं और पर्दे के पीछे बैठकर मलाई खा रहे होते हैं। ठीक है, सैकड़ों हजारों करोड़ का बिजनेस इनके नाम पर करते हैं, वो भी फर्जी, होता कुछ नहीं है, सिर्फ
क्रेडिट को पास ऑन करने का गेम यहां पर ये खेलते रहते हैं। कैसे करके भला बताते हैं आपको। तो सरकार ने इन लोगों को कैच करने के लिए एक सिस्टम बनाया 1% का। उन्होंने कहा कि देखो हमें पता है आप कुछ ऐसी लंबी चेन में काम करते हो, लंबी चेन में काम करते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ के लिए आपकी आउटपुट जीएसटी दिखाई दे रही है 100 करोड़ रुपए की, और आपके पास फर्जी आईटीसी पीछे से होता है, आईटीसी को यूज कर दिया आपने 100 करोड़ का। कैश लायबिलिटी आपकी हमेशा शून्य होती है, ट्रांजैक्शन करोड़ों की होती है, कैश लायबिलिटी जीरो होती है। ऐसे ही यहां पर सेम ये पास ऑन कर देगा, सेम ये पास ऑन कर देगा, सेम ये पास ऑन करेगा, और जब तक यहां तक पहुंचेगी बात तो बात बहुत बिखर चुकी होगी। सरकार यहां से पत्तों को बीनेगी और बीनते 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 जब तक यहां पहुंचेगी ये व्यक्ति गायब हो चुका होगा और सरकार हाथ मलते हुए रह जाती है। तो ऐसे लोगों को टाइमली पकड़ने के लिए सरकार ने एक जाल बुना। सरकार ने नोटिस किया कि यार एक तो ये हैवी अमाउंट में अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि इनकी जो ई कैश लेजर की लायबिलिटी होती है वो अपनी निल होती है। ये इन्होंने यहाँ देखा, और मतलब ये कि इनके पास में सफिशिएंट क्रेडिट अवेलेबल रहता है पे ऑफ करने के लिए। ये 3 कॉमन चीज़ें देखी उसके अंदर। तो सरकार ने क्या किया कि हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका मंथली टैक्सेबल, मैं जीरो रेटेड या एग्जम्प्टेड की बात नहीं कर रहा, जिनका टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख के ऊपर जा रहा है, हम उनकी बात यहाँ पे करके चल रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है सर जी, मैं भी अपने पास खोल लेता हूँ ये जी। 50 लाख के ऊपर जिनका अपना टर्नओवर जा रहा है, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास सफिशिएंट आईटीसी है, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं। दैट इज दे जनरली नीड नॉट टू पे थ्रू ई कैश लेजर, जिनको ई कैश लेजर से जनरली पे करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे लोगों को अब 1% ऑफ लायबिलिटी 1% ऑफ लायबिलिटी अपने ई कैश लेजर से भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा था, 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी और निल था, तो ऐसे वाले केस के अंदर जो आपकी ये 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का 1% हो जाता है अपना कितना रे, 1 करोड़ ना, 1 करोड़ हो जाता है। तो आपको 1 करोड़ रुपया यहां पर ये ई कैश लेजर से देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी कि सरकार ने जब ये नियम बना दिया, और हाँ ये हिदायत और दे दी कि अगर आपने हमारी इस बात को नहीं माना तो हम आपको फर्जी आदमी मान लेंगे और आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कड़ा सा नियम इसके पीछे बना दिया है। अब सरकार के पास हो सकता है कि इस तरह के करीब करीब हजार व्यक्ति सरकार ने देखा कि हमारे जो रिटर्न फाइल हुई 1000 रिटर्न इस तरह से फाइल करी गई हैं जो इस कैटेगरी में लोग फॉल कर रहे हैं। इनमें से कुछ को यहाँ पर एग्जिट रूट दिया जाएगा, कुछ को इन किया जाएगा। अब किस किस को एग्जिट रूट यहाँ पर दे देंगे, देखिए मान लीजिए हमने चेक किया कि यार इनमें से वो व्यक्ति जब छटनी करी गई तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका इनकम टैक्स, हमने कहा भाई जिनका इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से ऊपर का भरा जा रहा है, जिनका इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से ऊपर का भरा जा रहा है पिछले लगातार 2 सालों के अंदर। तो इसका मतलब आप वो नहीं हो जिसे हम ढूंढ रहे थे, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जिनका जो बिजनेस है नौकर माली वगैरह इनके नाम पर होता है, तो इनका कहाँ लाखों रुपए में इनकम टैक्स जाएगा, है ना। तो आप भैया एग्जिट कर जाइए, आप बाहर हो जाइए, आपसे हम बात नहीं कर रहे, आप जेन्युइन आदमी ऐसे मान लेते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आप, चूंकि हमारा शक वहां से पड़ता है कि आपके पास सफिशिएंट आईटीसी है, यू आर जनरली लायबिलिटी कैश लेजर से नहीं बन रही है, तो अगर आप वो वाले लोग हो जो आईटीसी का रिफंड क्लेम करते हैं, आईटीसी रिफंड क्लेम किया जाता है, एक तो अपना जीरो रेट सप्लाई होगी और एक इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर बनता है जहां पर कि आपकी लाइक इनपुट साइड का रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होता है, आउटपुट साइड का कम होता है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। तो अगर आपका 1 लाख रुपए से ऊपर का 1 लाख से ऊपर का भाई लाखों में आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो भी आपको जेन्युइन पर्सन मान लिया जाएगा और आपको यहां से बाहर निकाल देंगे। नहीं तो यहां पर कंबल कुटाई होने वाली जो बच जाएंगे। कंबल कुटाई मतलब कंबल डाल के कुटाई, कि कौन सा लठ पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है, कुछ पता नहीं होता, उसे कंबल कुटाई बोलते हैं। तो यहां पर आकर अपनी बात होगी। तीसरा, वो जिनका सीजनल बिजनेस होता है। सीजनल बिजनेस के अंदर जैसे मान लीजिए गर्म कपड़े बनाने का बिजनेस चल रहा है लुधियाना के अंदर, तो वहां पर वो लोग क्या करेंगे, गर्मियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल गर्मियों में खरीदा जाता है, तो गर्मियों में सेल नहीं होती, तो उनके पास सफिशिएंट क्रेडिट अपना इकट्ठा होता चला जाता है। और जब सर्दियां धीरे धीरे शुरू होती हैं, सपोज करो अक्टूबर के महीने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जब उनकी जब ठीक ठाक सेल आनी शुरू हो जाती है, तो शुरू के 1-2 महीने हो सकता है कि उनकी कैश लायबिलिटी बनी ना, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सफिशिएंट आईटीसी। तो जिनका सीजनल बिजनेस है, इस वजह से जो इस चक्कर में पड़ गए हैं, उनको भी भाई साहब हम यहां से एग्जिट दे देंगे। अगला, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं तो आप चीटर नहीं है, क्योंकि हम तो चीटर लोगों को ढूंढ रहे हैं, आपको भी एग्जिट दे देंगे। जो रिमेनिंग रह गए, जो बच गए हैं,
उनकी यहाँ पर आकर कंबल कुटाई होगी, स्क्रूटनी होगी, बुलाया जाएगा, जांच पड़ताल करेंगे। मतलब एक इशारा मिल गया, छटनी हो गई कि हमारा दागी सेब कौन कौन से हैं, उनको निकाल लिया हमने। अब उनके ऊपर हम ढंग से अपना पूरी एनर्जी और ताकत लगाकर उनको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इनमें से भी हो सकता है कई जेन्युइन निकल आए, तो जो भी इसमें फर्जी निकलेंगे उनके लिए फाइनली जब फर्जी साबित हो जाएंगे तो उनकी कंबल कुटाई यहां पर करी जाएगी। वैसे करके बोलता है आपका रूल नंबर 86B करके। उसके बाद और आपका जो रेलिवेंट रूल यहां निकल के आता है वो आता है 88C और 88D। ये दो रूल और आपके रेलिवेंट हैं, जो कि 88C पिछली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और 88D लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इनमें क्या बात कर रहे हैं देखिए जरा। यहां पर मान लीजिए ये आप मिस्टर एक्स करके हैं, ठीक मालिक? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मिस्टर एक्स है यहां पर, और यह हमें पता है कि यार ये अपना R1 फाइल करता है और अपना 3B फाइल करता है। ये चीजें किताब से दिखाऊंगा, भूल जाओगे। फिलहाल के लिए लगेगा हाँ 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 हो गया, फिर भूलोगे। लिखने से बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और इधर होता है आपका 2B। तो पहला कंपैरिजन होता है इनका, यहां पर कराया जाता है एक कंपैरिजन। और अगर कंपैरिजन करके निकलता है कि आपने अंडर लायबिलिटी शो कर रखी है, इन 3B। कैसे? यहां दिखाया 10 लाख की लायबिलिटी है, वहां दिखा रहे हो 7 लाख की लायबिलिटी है। ये क्या मामला भाई साहब? रिसेंटली लॉन्च किया गया है आपका, और इसके लिए रूल काम करेगा, रूल नंबर 88C। दूसरी बात ये कि आपका ये 2B है, ठीक है, एंड मालिक ये आपका यहां पर 3B है। 2B और 3B का कंपैरिजन कराया, एक कंपैरिजन यहां पर हुआ, और यहां पता लगा कि आपने एक्सेस ITC क्लेम किया है इन 3B। ITC 3B में ज्यादा क्लेम किया है या लायबिलिटी कम दिखाई है 3B में? 3B में। अच्छा, यहां लगता है आपका रूल नंबर 88D। अच्छा, दैट इज यहां पर ये लायबिलिटी कंपैरिजन है, ध्यान दीजिएगा, ये लायबिलिटी कंपैरिजन है और ये यहां ITC कंपैरिजन है। दोनों ही सूरतों में गवर्नमेंट का नुकसान है, ज्यादा ITC लिया है या लायबिलिटी कम दिखाई है। इन हालातों में आपको आ जाता है एक नोटिस, आगे का प्रोसीजर कॉमन है। इन हालातों में आपको आ जाता है एक नोटिस, चिट्ठी आई है, और उसमें बोला जाएगा कि भाई, जैसे मान लीजिए यहां पर ITC दिख रहा था अपना मान लेते हैं ITC दिख रहा था अपना 6 लाख रुपए का, और वहां पर आपने ITC क्लेम कर रखा है 6.5 लाख रुपए का। तो यहां बोलेंगे भाई जो भी डिफरेंस आ रहा है अल्टीमेट गवर्नमेंट का नुकसान है, या तो आप उसे पे ऑफ कर दीजिए या फिर यहां पर आकर आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आप पे ऑफ कर देते हैं ओके, फिर तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस जो था पे ऑफ कर दिया, आप उसे एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं, रिप्लाई अपना देते हैं, और आपके रिप्लाई से ऑफिसर जो है, यहां आपने रिप्लाई दिया, ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, फिर तो ओके है। जैसे मेरे केस में एक बार हुआ था कि मैं बच्चों को GSTR1 फाइल करना सिखा रहा था, तो वहां पर जैसे ट्रांजैक्शन मैंने डाली, सेव करी, तो टेक्निकल कुछ चीज़ होती हैं, अपनी यूटिलिटी चेंज होती रहती हैं, वो फंस गई ट्रांजैक्शन, मतलब फिर रिवर्स होने का नाम ना ले GSTR1 से, और अकॉर्डिंगली हमने उसे GSTR3B के अंदर भी ऑटोमेटिकली दिखी वो, लेकिन पे ऑफ नहीं किया हमने उसको। यहाँ इतना दिखाया लेकिन यहाँ पेमेंट हमने 7 लाख का ही किया, तो वहाँ पर एक नोटिस आ गया। तो हमने बताया कि भाई हम तो पढ़ा रहे थे बच्चों को, ऐसे करके दिक्कत हो गई थी, तो उसको जस्टिफाई किया, तो एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर्ली, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ऑफिसर हमारी एक्सप्लेनेशन से नॉट सेटिस्फाई तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, उसे पे ऑफ कर दीजिए, पे ऑफ करना ही पड़ेगा। पे ऑफ नहीं करोगे तो भाई डिमांड वगैरह जो भी निकलेगी, और फाइनली आपसे सेक्शन 79 आता है एक रिकवरी का, उसके मुताबिक यहां पर रिकवरी आपसे कर ली जाएगी। जो भी डिफरेंस है, आपने लायबिलिटी कम शो करी है या ज्यादा आईटीसी दिखाया है, गवर्नमेंट का नुकसान है, वो पूछेगा आपसे, बता दीजिए। संतुष्ट कर दिया तो ओके, पे ऑफ कर दिया तो ओके, ना पे कर रहे हो ना आप संतुष्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसा फाइनली देना पड़ जाएगा। ऐसा लिखा 88C और 88D के अंदर आकर। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो मालिक यहां पर आकर आपका मैनर ऑफ पेमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। टीडीएस टीसीएस की बात अभी नहीं करी है, वो अभी करने वाला हूं मैं आपसे, लेकिन पहले यहां तक की बातों को अपनी बुक से देख लेते हैं कि कैसे कैसे लिखा है, कहीं को छूटा तो नहीं है। हालांकि मैंने साइड में बुक रखी हुई है, छूटा कुछ भी नहीं है, मैंने सारी चीजें अपनी अच्छे से कवर कर ली हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आके अपना। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कवर कर दिया, ध्यान दीजिएगा। छोड़ा कुछ भी नहीं भाई साहब। तो यहाँ पे आके ये अपना आउटपुट टैक्स आ गया 27,000 रुपीज़ का, एंड ये अपना आईटीसी को मैंने यूज़ किया है और 9,000 का ई कैश लेजर से मेरा देना बन रहा है वैसे करके, ठीक है। तो इसी के चलते मुझे 3 लेजर की नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है, और ये मेरा पहला आ गया ई लायबिलिटी रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमने देखा कि भाई इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 करके हो गया। पार्ट 1 के अंदर भी अपनी प्रीवियस पीरियड की लायबिलिटी को पहले पे करते हैं, बाद में करंट पीरियड की लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 की जो लायबिलिटीज हैं उसको यहाँ पर पे ऑफ किया जाता है। जो हमारा ई क्रेडिट लेजर है ये 2B क्रेडिट लेजर और 3B से अपना लिंक होता है, अकॉर्डिंगली वहाँ पर आ जाता है। और दूसरी बात तो मैं आपको बता दूँ, जो अपना ये लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए जो क्रेडिट का हम इस्तेमाल करके चलते हैं वो CIS का जो पैटर्न है उसके हिसाब से इसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है जी। जहाँ तक सवाल है ई कैश लेजर का, तो ये जैसे पेटीएम वॉलेट हुआ करता था, ये उस पैटर्न पे यहाँ पे काम कर रहा है। एंड अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो पहले उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऐड कर दीजिएगा। एंड हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू ऐड द अमाउंट, सबसे पहले हमें एक चालान यहाँ पर क्रिएट करना होता है जो कि 15 दिन तक वैलिड रहेगा, और यहाँ पर एक CPIN जनरेट कर दिया जाता है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद आप पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी करके। ऑफलाइन पेमेंट भी आपका पॉसिबल हो जाता है, अगर कोई रेड वगैरह पड़ी हुई है उस केस में पेमेंट करना है तो ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा। 10,000 तक की पेमेंट है पर टैक्स पीरियड, तो वहां पर भी आपका ये ऑफलाइन पेमेंट करा दिया जाएगा। जैसे पेमेंट होती है वहां पर बैंक की तरफ से एक सिन चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है, जिसके बेसिस पर आपका जो ई कैश लेजर है वो अपडेट कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है टेक्निकल ग्लिच के चलते हुए बैंक की तरफ से सिन जनरेट नहीं हुआ और आपका ई कैश लेजर अपडेट नहीं हो पाता है, तो वैसे वाले केस के अंदर आकर जो ईच एंड एवरी जो ट्रांजेक्शंस की डिटेल होती है वो आरबीआई के पास में जाती है, तो आरबीआई का अपना ई स्क्रॉल सिस्टम होता है, उसके चलते नेक्स्ट डे पर आपका जो ई कैश लेजर है वो अपडेट करा दिया जाएगा। यानी आरबीआई का रेफरेंस भी इसमें आ सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। ये बता रखा, सारी थ्योरी यहां पर दे रखी है। ई कैश लेजर के अंदर कैश लेजर में पैसा कहां से आया कहां गया, ऐसे ई लायबिलिटी रजिस्टर, ई क्रेडिट लेजर, उसका यूज बता रखा है कि भाई आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल होगा, उसके बाद अपना ये सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल किसी भी रेशियो में किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। जो सीजीएसटी का क्रेडिट है वो सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए अपना इस्तेमाल कर दिया जाएगा, एंड जो एसजीएसटी उसका क्रेडिट एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा। इसको भी 3 नंबर, इसको भी 3 नंबर, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही ट्रांजेक्शन में दिखाई देता है। और यूटीजीएसटी का जो क्रेडिट है फर्स्ट ऑफ ऑल यूटीजीएसटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बचेगा तो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा। रिफंड ऑफ बैलेंस, अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार का जैसे ई कैश लेजर के अंदर आपका एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ई क्रेडिट लेजर के अंदर अगर आपका एक्सेस है उसे भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए क्रेडिट लेजर से रिफंड सिर्फ 2 सिचुएशंस में आपको मिलता है। नंबर 1, या तो 0 रेट सप्लाई रही हो या फिर आपके जो ट्रांजैक्शन है वो इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर का पार्ट बन रही हो, तो ही आपको ई क्रेडिट लेजर से रिफंड अवेलेबल करवाया जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ पासिंग ऑन ऑफ द बर्डन एवरी टैक्सेबल पर्सन हु हैज पेड, हालांकि इसका जो जिक्र है वो आपके रिफंड चैप्टर में किया जाता है, जहां पर हम प्रिज्यूम करके बैठ जाते थे कि आपने अगर कोई एक्स्ट्रा बर्डन है तो अगले वाली पार्टी को पास कर दिया होगा और पास करते करते वो एंड यूजर तक पहुंच गया होगा। तो ऐसे में जब सरकार रिफंड देती है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में लेकर जाती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपने उसको एंड यूजर तक को पास ऑन बर्डन कर दिया होगा, वैसे वाली बात करके चलते हैं। ये अपना आता है वो वाला पॉइंट जहां पर ये बोला जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए आपका यहां पर एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, ठीक है, और आपका यूपी के मेरठ में एक अपना कारोबार है, उसका ई कैश लेजर ये रहा।
आपका यूपी के गाजियाबाद के अंदर एक कारोबार है और उसका ई कैश लेजर आपका यहां पर ही दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने भाई साहब यहां से पैसा इधर के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अंडर द सेम पेन एक ई कैश लेजर से दूसरे रजिस्टर्ड ई कैश लेजर पे पैसा ट्रांसफर हो सकता है, बशर्ते कि यस पॉसिबल है ये, बशर्ते कि यहां पर कोई आपकी अनपेड लायबिलिटी ना हो तो आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई भाई हैं, डीम डिस्टिंक्ट हैं, कर सकते हैं। अगला पॉइंट बोलता है ये एक पावर जनरेट की गई है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ भी नहीं है, वो 1% का जो कॉन्सेप्ट था उसको जनरेट करने की पावर यहां पर दी गई है। और ये छोटी मोटी बातें हैं। डेट ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, जब क्रेडिट हो जाए, टैक्स ड्यूज का मतलब टैक्स हो गया, अदर ड्यूज का मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी से ले लिया जाता है। आगे बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो कैसे करी जाएगी। तो उसमें मैंने आपको बताया कि भाई जनरली ग्रॉस पे की जाती है, लेकिन अगर पूरी की पूरी रिटर्न, होल्ड रिटर्न आपकी डिले हुई है और कोई शोकॉज नोटिस वगैरह आपको नहीं आया है इन बिटवीन, तो फिर लगाया जाएगा नेट पर। इसके अलावा जो मर्जी केस बना लीजिए, आपका ग्रॉस पर ही लगाया जाएगा। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड से जनवरी, डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर सेड पीरियड। जनवरी की ट्रांजैक्शन जनवरी में ही जा रही हैं, यानी कि पूरी की पूरी रिटर्न ही लेट है। जनवरी की ट्रांजैक्शन रिटर्न ही नहीं गई थी, अब जनवरी वाली रिटर्न में ही जा रही हैं, लेकिन लेट जा रही हैं। तो वैसे वाले केस के अंदर एंड कोई किसी प्रकार का नोटिस वगैरह आपको इशू नहीं किया गया है, तो फिर आपको वो नेट पे, यानी कि जितना आप ई कैश लेजर के थ्रू पे कर रहे हैं उस पर ही आपका यहां पर इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मान लीजिए मेरी ड्यू डेट बनती थी 20 फरवरी की और मैं पेमेंट कर रहा हूं 6 मार्च को, तो फरवरी के हो गए अपने 8 दिन और मार्च के हो गए 6 दिन, 8 से 14 दिन का यहां पर इंटरेस्ट आपको भरना पड़ जाएगा, बिलेटेड पीरियड का ब्याज भरना पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं कि इंटरेस्ट का रेट क्या लिया जाएगा। तो नॉर्मल रेट इंटरेस्ट का 18% का आता है, लेकिन अगर आपने आईटीसी को रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज कर लिया है तो वैसे वाले केस के अंदर जो नोटिफाइड रेट है एज ऑफ नाउ 18% है। हालांकि उसका जो लॉफुली जो रेट है मैक्स टू मैक्स जो जा सकता है वो 24% तक जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ इट इज 18%, राइट, ऐसा लिखा है। वेयर द आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, the registered person shall pay the interest on such ITC wrongly availed and utilized not exceeding 24%, but as of now it is notified है यहां पर आकर 18% से, राइट बेबी यो। उसके बाद मैं अपना ये टीडीएस टीसीएस की बातें मैं आपसे अभी करूंगा दूसरे सेगमेंट के अंदर, इनकी ट्रैक थोड़ा सा अलग है। और अब यहां पर आ जाते हैं हम, और ये अपना अगला सेक्शन नंबर 53 करके आता है। 53 में बोलते हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको कर करके कि सीजीएसटी का क्रेडिट अगर मैंने आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर लिया है तो उतना पैसा सीजीएसटी फंड से आईजीएसटी फंड में ट्रांसफर कराया जाएगा। सिमिलरली अगर आईजीएसटी का क्रेडिट मैंने सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया है तो उतना पैसा आईजीएसटी फंड से सीजीएसटी फंड में सरकार को ट्रांसफर करना होगा। ये गवर्नमेंट के लेवल का सेक्शन है, टैक्स पेयर के सेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। ऐसी सेक्शन 53A करके है कि आप ई कैश लेजर के अंदर कुछ भी किलकिल काटी यहां पर करते रहते हैं, हाँ जी करते रहते हैं। तो अगर बात मान लीजिए यहां से यहां को ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने जमीनों पर आकर ई कैश लेजर के अंदर ट्रांसफर किया है तो उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट सरकार भी अपना फंड्स के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके चलेगी। हालांकि बहुत ज्यादा रेलेवेंट सेक्शन आपका ये नहीं है। उसके बाद रूल्स की बात करते हैं। जो पहला रूल्स है इट इज नॉट रेलिवेंट, एंड उसके बाद 86B अपना आता है। आप देख सकते हैं यहां पर आकर कि हम उनसे बात कर रहे हैं जिनका टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जा रहा है, 50 लाख से ऊपर जा रहा है, वो भी कौन सा टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर जा रहा है। उन लोगों को 1% की रिक्वायरमेंट में लेकर आए हैं कि आपको अपनी लायबिलिटी का 1% ई कैश लेजर से भरना ही पड़ेगा, इवन दो आपके पास में सफिशिएंट बैलेंस ऑफ क्रेडिट क्यों ना हो, वैसे करके बोल रहे हैं। लेकिन यहां से उनको निकाल दिया जिनका इनकम टैक्स लाखों में जा रहा है। अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो ओनर हो गया, कंपनी है तो डायरेक्टर हो गया, एचयूएफ है तो कर्ता हो गया, यानी कि जो मेन पर्सन है, जो ओनर है, जो मालिक है, उसका अगर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 1 लाख से ज्यादा की बनती है पिछले 2 सालों के भीतर, तो आप वो नहीं हो जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। या आप आईटीसी का रिफंड लाखों में क्लेम कर रहे हो भाई साहब, तो आप वो नहीं हो जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, आप भागो यहां से। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो भागो भाई, तुम भी भागो, क्योंकि तुम धोखेबाज नहीं हो सकते। वो आप वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और आगे बात करता है कि यहां पर क्यूमुलेटिव बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पीरियड में आपने 5% पे कर दिया तो अगले पीरियड में आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम 1% एवरी टैक्स पीरियड के अंदर देखकर चल रहे होते हैं। वैसी वाली बात बोल दी जाती है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट चेक किया जाता है। और रजिस्टर्ड पर्सन में रिक्वेस्ट टू ऑफिसर फॉर रिलैक्सेशन, ये खास तौर पे आता है जिनका सीजनल बिजनेस होता है, उनका आईटीसी एक पीरियड में एक्यूमुलेट हो जाता है और जब नया सीजन शुरू होता है तो फिर वहां पर उनका 1-2 मंथ के लिए, जैसे मैंने कपड़े का एग्जांपल दिया था, 1-2 महीने के लिए उनका ई कैश लेजर से पैसा जाता ही नहीं है, तो भाई आप हमारे माफ करो भाई साहब, इस रिक्वायरमेंट से हमें बचाइए। तो ऐसी रिक्वेस्ट उनसे करी जा सकती है।
87 आपका रेलिवेंट नहीं है, आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उड़ा सकते हैं यहां से आकर। एंड उसके बाद में ये ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली बात मैं आपको प्रॉपरली तरह से लिंक करके दे चुका हूं। 88 बी अपना आ जाता है, और 88 बी के अंदर जो बातें थी वो ये थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कोई क्रेडिट है तो पहले हम अपना गुड क्रेडिट को यूज करके चलेंगे और उसके बाद में हम अपना बैड क्रेडिट को यूज करके चलते हैं। ऐसी वाली बात आपको 88 बी के अंदर बताई हुई है। ये सर्कुलर है, नॉट रेलिवेंट, कोई ऐसा नहीं है। 88 सी और डी ये आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 88 सी के अंदर लायबिलिटी का कंपैरिजन कराया जा रहा है कि अगर आपने GSTR 1 और 3B का कंपैरिजन यहां पर किया जा रहा है, इसमें आपका 10 लाख है लेकिन पेमेंट कर रहे हो आप 7 लाख का, तो बोलते हैं वेयर द टैक्स पेबल एज पर GSTR 1 एक्सीड द अमाउंट पेबल एज पर GSTR 3B, यानी GSTR 1 एक्सीड कर रहा है तो डिफरेंस को इंटीमेट किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप डिफरेंस को पे कर दीजिए या फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मिलने पर आप उसे पे कर देते हैं ब्याज के साथ में, बहुत अच्छी बात है, या फिर पे नहीं करे तो रिप्लाई फर्निश करके चलेंगे अपना कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है। आपने रिप्लाई अपना फर्निश कर दिया और अधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ है और अमाउंट भी आपका अनपेड है और आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, रिप्लाई नहीं दिया, या फिर आपके रिप्लाई से अधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ, तो ऐसे वाले केस के अंदर रिकवरी एक्शन तय है। रिकवरी एक्शन तय है, उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। 88 डी न्यूली इंसर्टेड है, स्पेस बेस्ड क्वेश्चन पक्का पक्का एग्जाम में आएगा, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। ओके सर जी, यहां बेसिकली आईटीसी का कंपैरिजन कराया जा रहा है कि आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रखा इन योर 3B। बोलते हैं वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड बाई रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड, फॉर अ टैक्स पीरियड और पीरियड्स फर्निश्ड बाय हिम इन फॉर्म GSTR 3B एक्सीड कर रहा है आईटीसी अवेलेबल टू सच पर्सन। तो 2B और 3B के कंपैरिजन से पता लगता है 3B में ज़्यादा ले रखा है, तो वैसे वाले केस के अंदर आपको यहाँ पर एक इंटीमेशन भेज दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि भाई या तो आप उसे पे ऑफ कर दीजिए या फिर आप उसे एक्सप्लेन करो। यहाँ पर आकर 7 दिन का समय इसमें दिया जाता है, पिछले वाले 88C में भी 7 दिन का समय दिया जाता है अपना एक्शन लेने के लिए। आप उसे पे कर देते हैं और रिप्लाई फर्निश कर देते हैं और अधिकारी रिप्लाई से खुश हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे पे ऑफ नहीं करते हैं, रिमेन्स अनपेड है, और ना ही आप कोई रिप्लाई दे रहे हैं या रिप्लाई दिया भी तो अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे वाले मामले के अंदर फिर आप तैयार रहिए, आपको शो कॉज नोटिस आएगा, 73-74 का डिमांड ऑर्डर बनेगा और उसके बाद टन 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 टरा रिकवरी एक्शन आपके ऊपर रखवा दिया जाएगा। 88C 88D भूल न जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, ये अपना एग्जाम में आएगा। ऐसे करके मालिक बात हो जाती है। तो यहां पर आकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एक्सेप्ट TDS TCS करके। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, डट के पढ़ाई करनी है, कुछ दिनों की बात और है भाई साहब, फिर तो निपट लिया मामला, फिर कुछ ना भाई साहब, राजा बन जाओगे राजा, बस कुछ दिन और लगा दो, कुछ दिन और मजदूर बने रहो, ऐसे ही 12-14 घंटे की मजदूरी करते रहो, काम हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो हाँ सर जी, तो एक काम करते हैं, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने TDS और TCS की। चलें, राधे राधे। तो अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ TDS एंड TCS, बेहद शानदार, आकर्षक, मनोरंजक। आइए देखते हैं। सेक्शन नंबर 51 बात करता है TDS की और सेक्शन नंबर 52 बात करता है TCS की, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पक्का पक्का एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके सर जी, तो पहले TDS की बात करते हैं। ये दोनों ही ना जग्गा जासूस हैं, सरकार इनसे जासूसी कराती है। कैसी और किसकी जासूसी? देखिए, अगर यहां पर नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर, दैट इज प्राइवेट सेक्टर का ये सप्लायर आदमी है और सामने जो रेसिपिएंट कैटेगरी में है वो एक गवर्नमेंट है। पहले मुझे ये बताइए, सरकार को इसमें से किस पर भरोसा है? क्या इस पर सरकार को भरोसा है? नहीं है। क्या इस पे सरकार को भरोसा है?
हाँ, अपने बच्चे पर भरोसा है। तो जिस पर भरोसा नहीं है उसकी जासूसी होनी है, इसकी जासूसी होनी है। और जिस पर भरोसा है इससे जासूसी कराएंगे। ठीक। सर अगर ऐसा हो तो कैसा होगा? जैसे मान लीजिए लाइक इधर भी गवर्नमेंट हो और रेसिपिएंट भी गवर्नमेंट हो, तो क्या यहाँ टीडीएस कंसेप्ट की बात होगी? सर देखिए, इस पर भी भरोसा है, इस पर भरोसा है, तो क्या इसकी जासूसी कराने की जरूरत है? जब भरोसा है तो नहीं, यहाँ इस केस में टीडीएस कंसेप्ट की बात नहीं होगी। सर अगर ऐसा हो कि यहाँ गवर्नमेंट यहाँ नॉन गवर्नमेंट है, तो क्या टीडीएस कंसेप्ट आएगा? अरे जिस पे भरोसा है, सप्लायर की जासूसी करा रहे हो ना, उस पर तो भरोसा है, कैसे कराओगे? जिस पे भरोसा नहीं है तो उल्टा खेल हो जाएगा। यहां भी टीडीएस कंसेप्ट अपना लागू नहीं होगा। तो लागू कहां होगा? जहां सप्लायर नॉन गवर्नमेंट है और रेसिपिएंट अपना गवर्नमेंट है। सिर्फ उसी केस में टीडीएस की हम लोग बात करके चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यहां पर कैसे ये काम करता है? इन्होंने इनके लिए यहां पर बिलिंग कर दी है। बिलिंग करी 1 लाख प्लस ये 10 लाख कर देते, 10 लाख प्लस 1,80,000, 11,80,000 की यहां पर बिलिंग कर दी जाती है। ठीक। अब ये इसको टीडीएस काटकर पेमेंट कर देंगे। यहां पे किया जाएगा पेमेंट। कैसे कैसे करेंगे सर? देखिए, ये जो 1180 की पूरी पेमेंट बनती थी, इसमें से लेस करेंगे टीडीएस। टीडीएस से 1 + 1 = 2% से टीडीएस आ जाता है। 2% 10 लाख का आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 10 लाख का 2% कितना होता है? 20,000। हाँ सर, तो यहां पर ये 20,000 रुपये टीडीएस के नाम पर कट कर दिए जाएंगे और 1160 की इस बंदे को उधर साइड में पेमेंट करा दी जाएगी। अब जो 20,000 रुपये हैं, ये इनको यहां ये जीएसटी पोर्टल को पे कर देंगे, वहां पर जाकर भर देंगे कि लीजिए साहब, हमने जो टीडीएस काटा था ये रहे वो 20,000 रुपये। और ये इनके ई कैश लेजर जो उनका खुला हुआ था, उस ई कैश लेजर के अंदर डिपॉजिट कर देंगे 20,000 रुपीज़। तो ध्यान दीजिए, 1180 की पूरी पेमेंट आनी थी, 1160 की पेमेंट तो डायरेक्ट आ गई पार्टी से ही, और 20,000 घूम कर आया है वॉलेट के अंदर 20,000, तो पेमेंट तो पूरी आ गई ना। हाँ, तो जो टीडीएस कंसेप्ट है, इससे किसी को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। अदरवाइज ये सरकार का एक कंट्रोलिंग टूल है कि मैं ट्रांजैक्शंस को ट्रैक जिनको कर सकते हैं वो तो कम से कम करें। सर क्या वहां पर भी टीडीएस लगेगा? यहां भी प्राइवेट सेक्टर, यहां भी प्राइवेट सेक्टर है। चलो इसकी जासूसी करानी बनती है, लेकिन क्या ये जासूसी करके देगा? नहीं करके देगा, नहीं करके देगा। सब आपस में मिल जाएंगे, तो यहां वो प्रैक्टिकली काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इस केस में भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। वो एप्लीकेबिलिटी सिर्फ एक सिचुएशन में आएगी, जब सप्लायर नॉन गवर्नमेंट हो और रेसिपिएंट आपका गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से काम करके चलता है। अब इसके बारे में कुछ टेक्निकल बातें और समझते हैं। हम बाबा की जो बूटी डायग्राम है, जिस पैटर्न पे हमने पूरे जीएसटी को पढ़ा है, उसी पैटर्न पे इसको रख के देखते हैं। नंबर 1, ये जो टीडीएस कंसेप्ट है, गुड्स पे लगता है या सर्विस पे लगता है या दोनों पे लगता है? सर दोनों पे लगाया जा सकता है। क्या टीडीएस एप्लीकेबिलिटी के लिए सप्लाई का होना जरूरी है? अगर कोई ट्रांजैक्शन इनके बीच में हुई है बट दैट ट्रांजैक्शन इज नॉट अमाउंट टू अ सप्लाई, तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। सप्लाई है, जीएसटी है, तो ही तो टीडीएस की बात होगी। हाँ जी भाई, जीएसटी की सुरक्षा के लिए ही तो हम इसकी सुरक्षा, इसकी चोरी ना हो जाए, इसलिए हम टीडीएस कंसेप्ट लेकर आए। अगर यही नहीं हुआ तो फिर जासूसी किस चीज की होगी भाई? अच्छा जी, इंट्रा ट्रांजैक्शन पे कटता है या इंटर पे कटता है? ट्रांजैक्शन इंट्रा हो तो भी टीडीएस आ जाएगा, ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हो तब भी आपका टीडीएस आ जाएगा। लेकिन एक बात की मैचिंग करानी बड़ी जरूरी है। एक मैचिंग आपको जरूर करानी पड़ेगी। क्या? यहां लिखना ओरिजिन, लिख लेना एग्जामिनेशन हॉल में, यहां बताना कि डेस्टिनेशन क्या है ट्रांजैक्शन के अंदर, और यहां लिखना रेसिपिएंट की लोकेशन क्या निकल कर आ रही है। रेसिपिएंट की लोकेशन इनमें से ओरिजिन या फिर डेस्टिनेशन किसी एक से मैच होनी चाहिए, किसी एक से मैच होनी चाहिए, तो ही टीडीएस आएगा। अगर ये ना तो इससे मैच हो रही है ना इससे मैच हो रही है, यहां पर टीडीएस की बात नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए
ये इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश है, ठीक, और ओरिजिन यूपी था, डेस्टिनेशन दिल्ली था। क्या टीडीएस लग जाएगा? हाँ सर, टीडीएस की बात हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो कि यहाँ ये आ रहा हो हरियाणा, ये आ रहा हो यूपी, हाँ सर, अभी भी टीडीएस कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज एक से मैच हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ हुआ पंजाब, तो अब हमारे पास जो रेसिपिएंट की लोकेशन है किसी से भी मैच नहीं हो रही है, ऐसे में टीडीएस कंसेप्ट अपना नहीं आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ, जब एक से मैच होगी तो टीडीएस कंसेप्ट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। टैक्सेबल पर्सन, देखिए टैक्सेबल पर्सन टैक्स के लिए देखा जाता है, और जो टीडीएस टीसीएस होते हैं टैक्स का रूप होते ही नहीं है, ये तो इंटरिम लेवीज होती हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, टैक्सेबल पर्सन तो नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे डिडक्टर कौन है। जो डिडक्टर होगा वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, डिडक्ट करेगा, सरकार को जमा कराएगा, फिर वो ई कैश लेजर ऑफ सप्लायर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक सर जी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने पे एग्जाम्पशन, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्प्टेड सप्लाई है तो क्या टीडीएस अपना आएगा? सर वहां पे टीडीएस की बात नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी की सुरक्षा के लिए टीडीएस आया है। अगर जीएसटी नहीं तो लॉजिकल सी बात है, टीडीएस का भी कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा सर? वैल्यू जो अपनी असेसेबल वैल्यू है ना, उसी पर 1% प्लस 1% से सीजीएसटी एडजस्टिकली, यानी कि कुल मिलाकर 2% हो गया, उसी के ऊपर टीडीएस की कैलकुलेशन करी जाती है। पर यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, ये टीडीएस का प्रोविजन अट्रैक्ट हो, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी होगी ना भाई साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी यहां पर अच्छी खासी होनी चाहिए। 5 लाख की फिगर यहां पर मालिक बताई गई है, 5 लाख नहीं, वो 2.5 लाख। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ये 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू का होना चाहिए, तो ही बात बनेगी, तो ही टीडीएस कंसेप्ट आएगा। अगर मान लीजिए ये वैल्यू कम है तो टीडीएस की बात नहीं होगी। अब आपके साथ गेम क्या खेला जाएगा, वो बोलेगा भाई साहब यहां पर ना वैल्यू जो है वो 2.6 लाख की है और ये इनक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तुम देखोगे ओहो हो 2.6 मतलब 2.5 लाख से ऊपर की है, लग जाएगा। गलत। ये जो 2.5 लाख की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू से है, असेसेबल वैल्यू, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो वैल्यू होती है वो आपकी 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो वैल्यू अपनी आ रही है मालिक निकल के, अगर वो 260 है और मान लेते हैं जीएसटी का रेट आपका 18% का आ रहा है, डिवाइड बाई 118 इंटू 100 जब हम करते हैं तो ये आएगा 2,20,000 आएगा। भाई साहब यहां पर टीडीएस की बात नहीं करी जाएगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं एनसीएम और आरसीएम। देखिए अब केस चाहे एनसीएम का हो या आरसीएम का हो, टीडीएस पर इस बात का कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। मान लीजिए यहां पर सप्लायर है, ये प्राइवेट सेक्टर है, और यहां पर ये रेसिपिएंट है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। मान लेते हैं कि यहां पे अपना आरसीएम लगाया जा रहा है, यहां से बिलिंग आई 10 लाख रुपए की बिलिंग निकल कर आ जाएगी, तो यहां टीडीएस कितना कटेगा? पेमेंट करनी बनती है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और जीएसटी का पेमेंट ये गवर्नमेंट को यहां पे करके आएगा। वैसे वाले केस के अंदर टीडीएस यहां पर भी काटा जाएगा। कितना बना वैसे? सर 10 लाख की पेमेंट बनती थी, 10 लाख में से 20,000 काट देंगे, 9,80,000 का पार्टी को पेमेंट यहां पे करवा दिया जाएगा। तो एनसीएम या आरसीएम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई टीडीएस के ऊपर, वो दोनों ही केस में अपना नॉर्मल तरीके से काटा जाता है ऑन द असेसिबल वैल्यू वाली चीज के ऊपर, ठीक है। यस सर, असेसिबल वैल्यू का मेरा मतलब है कि उस वैल्यू के ऊपर जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है उसके ऊपर डिडक्ट किया जाता है। तो इस तरह की बातें यहां देखने में आती है। टाइम ऑफ सप्लाई, ये कोई टैक्स नहीं जो टाइम ऑफ सप्लाई आप उसके लिए चेक करके चलोगे, और जो भी कंप्लायंसेस हैं वो यहां डिडक्टर पूरी करके चलता है। जो डिडक्टर होता है उसका यहां पे ना रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है मालिक, अंडर सेक्शन 24 होगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। जो डिडक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी रिटर्न भी जाती है जीएसटीआर 7 के अंदर, अगले महीने की 10 तारीख तक इसकी रिटर्न भी फाइलिंग करनी होती है। सारा कुछ रिकॉर्ड जब पढ़ते हैं तो रिकॉर्ड भी अंडर सेक्शन 35 इसको अपना नॉर्मल तरीके से मेंटेन करना होता है, ऐसी वाली बात यहां पर बोल दी जाती है, ठीक है जी। रिकॉर्ड्स वगैरह भी मेंटेन करने पड़ेंगे इसको, और यही सब बातें हैं। यही था आपका टीडीएस का कॉन्सेप्ट, राइट बेबी? यस सर। अब किताब से देख लें चल के? हां सर देख लो, ये लीजिए किताब से देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है टीडीएस का? कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, कैप्चर अ ट्रांजैक्शन। ये नॉन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, पीएसयूज, मैं प्यार से बुला देता हूं गवर्नमेंट। कोई भी गुड्स हो सर्विस हो फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई होना जरूरी है। इंट्रा इंटर ट्रांजैक्शन, इंट्रा हो या इंटर हो चलेगा, लेकिन रेसिपिएंट का जो स्टेट है शुड बी मैच्ड विद ओरिजिन या डेस्टिनेशन, तो ही टीडीएस की बात होगी, अदरवाइज बात नहीं होगी। जैसे कि ये अपना यहां यूपी है,
इधर भी यूपी इधर भी यूपी, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, टीडीएस कंसेप्ट आ जाएगा। ये दिल्ली है, ये यूपी है, ये यूपी है, मैच नहीं कर रहा, टीडीएस नहीं आएगा। ये एमपी है, ये यूपी है, दिल्ली, टीडीएस नहीं आएगा। ये दिल्ली है, क्या मैच कर रहा है? हाँ, यहाँ से मैच कर गया, ठीक है, तो टीडीएस इस पे आ जाएगा। ठीक, टैक्सेबल पर्सन, ये बात ही नहीं करनी हमने इसमें। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नहीं, टीडीएस की बात ही नहीं करेंगे। टीडीएस की बात ही नहीं करेंगे। जैसे होता ना, बंदर को भगाने के लिए लंगूर लाते हैं, तो हम जीएसटी के चक्कर में तो टीडीएस लेकर आए। जीएसटी नहीं है, टीडीएस का क्या होगा? तो बंदर है ही नहीं हमारे एरिया में, तो लंगूर का क्या करेंगे भाई? TDS concept launched to check GST in the transaction value where no GST is transaction, then no question of TDS, and therefore TDS concept will be applicable on taxable supplies. Okay baby? Yes sir. कंपटीशन कैसे करेंगे? वही, जैसे मान लो 5 लाख की वैल्यू है, IGST 90,000 आ गया, 590 आ गया, तो अब 2% ऑफ दिस वैल्यू ये डिडक्ट हो जाएगा, इतने की पेमेंट हो जाएगी। RCM के अंदर क्या होगा? RCM में टैक्स चार्ज कर नहीं रहा सामने वाला, 5 लाख की पेमेंट करनी है, TDS काटेंगे, 490 की पेमेंट कर देंगे, खत्म कहानी। एनसीएम आरसीएम की चर्चा यहां पर नहीं होती है, इसका खुद का नहीं, वो तो टैक्स के लिए होता है एनसीएम आरसीएम कॉन्सेप्ट, लेकिन आरसीएम भले टैक्स के लिए लग रहा हो, लेकिन ये इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। सर जैसे मान लीजिए एक आरसीएम वो भी होता है कि जहां पर बंदा अनरजिस्टर्ड होता है 94 वाला, और ये रजिस्टर्ड होता है, क्या यहां पर टीडीएस की बात होगी? अरे भैया क्या यहां पर, सर यहां जैसे मान लो आरसीएम लग रहा है, मान लो 94 का लग रहा है, तो टैक्स तो ट्रांजैक्शन में है, लेकिन क्या टीडीएस लगेगा? लग तो जाना चाहिए। अच्छा लगा के देखते हैं, लगा के देखोगे तो इसका तो ई कैश लेजर ही नहीं है, बंदा तो अनरजिस्टर्ड है, तो सप्लायर का रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, सप्लायर का रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, वरना इसका तो ई कैश लेजर नहीं होगा, डालोगे कहां उस पैसे को टीडीएस वाले को, इसलिए यहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी अगर ऐसा कुछ करके है। उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे मान लो 5 लाख की वैल्यू बनती थी, 93 की बात कर रहे हैं, टीडीएस कट गया, व्हाट अबाउट टीडीएस अगर इसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है तो टीडीएस भी अपना यहां से खत्म कर दिया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई की यहां पर बात होगी नहीं, पेमेंट डिडक्टर 10 तारीख तक करके चलेगा, रिटर्न जीएसटी या 7 में करके चलेगा, रिकॉर्ड मेंटेन डिडक्टर करके चलेगा, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी होगा, कुछ ज़्यादा भर दिया तो रिफंड हो जाएगा, और आईटीसी, टीडीएस का आईटीसी नहीं होता है तो सीधा ई कैश लेजर के अंदर जाकर आपका वहां पर डाल दिया जाता है, वो आपका अधिकार है, आप उसका जो मर्जी करके चलें, वैसी वाली बात यहां पर मालिक बोल दी जाती है। तो ये था आपका कंप्लीटली यहां पर आकर भैया जी टीडीएस का कंसेप्ट। फिर भी फाइनल क्रक्स में आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं, हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तीसरी बार बता रहा हूं रिवीजन में भी। सप्लायर नॉन गवर्नमेंट, रेसिपिएंट गवर्नमेंट, सप्लाई होनी चाहिए, इंट्राओ या इंटरो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैच होना चाहिए रेसिपिएंट की लोकेशन, एग्जाम्पशन नहीं होनी चाहिए, वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की होनी चाहिए पर कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ड्यू जो बन रहा होगा उस उतना जब जितना पेमेंट ड्यू बन रहा होगा उसके हिसाब से यहां पर अपना टीडीएस कट किया जाएगा, जीएसटी या 7 में रिटर्न है और ई कैश लेजर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब बात करते हैं आपसे टीसीएस कॉन्सेप्ट की। ये भी बेहद रोमांचक कॉन्सेप्ट है और ये भी उसी जग्गा जासूसी में आता है। सेक्शन है भाई का 52। आपको एक बात बता दें, जब जब ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू मूव होती है तो वहां पर हम देखते हैं एक तरफ आ जाती हैं आपकी HMTR, होटल अकोमोडेशन, मिसलेनियस यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और रेस्टोरेंट। ये आपकी जो 4 स्पेसिफाइड सर्विसेज होती हैं इन्हें कैप्चर किया जाता है अंडर सेक्शन 95, जिसमें पहली पसंद पे रखा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी का पेमेंट करेगा, लेकिन अगर जो रियल वेंडर है वो कर सकता है तो फिर सेकंड चॉइस पर वेंडर को रखा जाता है। ठीक, ऐसी वाली बात देखने को मिलती है। इस वाले मामले के अंदर टीसीएस का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसे इको को ही पकड़ लिया कि भाई तू जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि इको वाली जो हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हो रही हैं इनके ऊपर हमारा चेक होना चाहिए। 4 तरह की ट्रांजैक्शन उन्होंने ऐसे कर दिया। इसके अलावा बाकी जो भी अपने यहाँ पर ये अदरवाइज जितने भी गुड्स बच जाते हैं एंड जो भी हमारी ये अदरवाइज 4 को छोड़कर जो सर्विसेज हैं इनको सरकार कंट्रोल करती है। यहाँ टैक्स तो बाई जो रियल वेंडर है वही भर के चलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए टीसीएस का मैकेनिज्म यूज किया जाता है। अब वो कैसे काम करता है इस बात को सीखते हैं यहां पर आकर। ठीक जी साहब,
तो ये है अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर। मान लेते हैं या भैया जी अपना फ्लिपकार्ट हो गया जी, फ्लिपकार्ट कह लो, अम्मा जान कह लो, जो मर्जी कह लो, काय का फर्क पड़ता है भाई साहब, क्या ही फर्क पड़ता है। फ्लिपकार्ट या अमेजन अपना ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और ये मान लेते हैं अपना दिल्ली में लोकेट करवा दिया सरकार ने कि यहाँ जा मेरे राज्य, और ये एक वेंडर है, और मान लीजिए ये भी अपना दिल्ली का ही है, ठीक है, यस सर। और इधर हो गया जी अपना ये बायर आदमी, और बायर आदमी कहाँ का, ये है जी अपना हैदराबाद का, ठीक। अब होगा क्या, होगा वही जो राम रचिरा का। होना क्या है, अब यहां से ये इसको ऑर्डर मार देता है। इन्होंने ऑर्डर दिया शूज का कि भैया जी मुझे जूते खरीदने हैं, 10,000 प्लस 1,800, 11,800 के जूते थे वो, 11,800 के थे। घटनाक्रम नंबर 1। घटनाक्रम नंबर 2, इन्होंने आगे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भैया जूतों का ऑर्डर आया है, चलो काम पे लग जाओ। घटनाक्रम नंबर 3, इन्होंने शूज को आगे दे दिया। इन्होंने यहां से अपने नाम से एक बिल जनरेट किया, और बिल में दिखाया कि जो वैल्यू ऑफ शूज है वो भैया जी 10,000 रुपीज़ की है, जीएसटी बनता है इसके ऊपर 1,800 रुपये का, 11,800 की यहां पर बात हो रही है, ठीक। अब ये आपकी हो गई। तो एक ट्रांजैक्शन आप यहां देख रहे हैं, ये दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 1, जिससे हम लोग मेन ट्रांजैक्शन के नाम से भी जानते हैं, और एक ट्रांजैक्शन आपकी T2 यहां वाली हो रही है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर सप्लायर आदमी आपका ये है, आप देख पा रहे हैं, सप्लायर ये है और रेसिपिएंट ये है, जबकि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन के अंदर सप्लायर ये है और रेसिपिएंट ये है। यानी कि अगर मैं वेंडर को बेस बना के देखूं तो जो ये वाली है, ये वाली जो ऑर्डर मिले हैं इसे, ये इसके लिए इनवर्ड सप्लाई है, और आगे कस्टमर को जूते बेचे हैं ये इसके लिए आउटवर्ड सप्लाई आती है। जरा पहले इसके यहां पर देखते हैं। एक बिल यहां इश्यू कर दिया, इस बंदे की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कितने की आ रही होगी सर? सर ये आ रही है 1,800 रुपए की। क्या इसके पास आईटीसी होगा? हाँ सर। एक बिल पीछे से भी तो मिलेगा ना, ये भी अपना बिल रेज करके देगा जिसमें वैल्यू दिखाएगा भैया जी, मान लो 20% इसका अपना कमीशन बनता था, तो 10,000 का 20% 2,000 रुपये ये हो गया, प्लस जीएसटी चार्ज करेगा इसमें कितना जी, 360 का जीएसटी हो गया, 2360 का ये भी एक बिल बनाकर यहां पर दे देगा, ठीक। तो यहां पे इस बंदे के पास में जो आईटीसी आ जाएगा वो 360 रुपए का आ जाएगा। इस आईटीसी को यहां पर ये यूज करेगा और 1,440 रुपए की लायबिलिटी को ये अपना कैश लेजर से यहां पर आकर पे कर देगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है। तो ये बात तो हो गई खत्म यहां पर आकर। अब सरकार ने कहा अच्छा इसका भी टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, इसका भी टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन था। इसकी अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई है जिसका उन्होंने बिल रेज किया है, इनकी जो वैल्यू बनती थी वो 2,000 रुपए की वैल्यू बनती थी, प्लस जीएसटी बनता था इस पे 360 रुपए का, 2360 किसी ने बिलिंग करी थी, और आउटपुट जीएसटी इन्होंने 360 रुपए का सरकार को पे कर दिया होगा। तो जो जितने अपने हिस्से की कमाई कर रहा है उस पर जीएसटी भर दिया जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है असल बात कि यहां पर आकर सरकार ये जो मेन ट्रांजैक्शन है, इस मेन ट्रांजैक्शन को सरकार कंट्रोल करना चाहती है। कंट्रोल कैसे करेगी? कंट्रोल के लिए किसको इन्वॉल्व करे? सरकार को क्या इस वेंडर पे भरोसा है? बताइए जरा। क्या सरकार को ये छोटे मोटे चटर मटर जितने भी वेंडर हैं इन पे भरोसा है? कतई भरोसा नहीं है। लेकिन क्या इस पे भरोसा सरकार कर सकती है अमेजोन के ऊपर? ये बड़ी एंटिटी है भाई साहब, इस पे भरोसा किया जा सकता है। थोड़ा सा डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, और इतना ज़्यादा चीटिंग के चांसेस पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अक्सर धोखा वही देते हैं जिन पे भरोसा होता है। बोलो वाह वाह। अब यहां पर सरकार ने टीसीएस को घुसा दिया, और टीसीएस को कैसे घुसाया? इको को बोला कि एक काम कर। इन्होंने इको को बोला कि तुम टीसीएस कलेक्ट करो, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस कलेक्ट करो वेंडर से, वेंडर से, पहली बात। दूसरी बात, टीसीएस जो कलेक्ट किया है उसे डिपॉजिट कर दीजिए टू गवर्नमेंट, ठीक है। और नंबर 3, फिर गवर्नमेंट इस पैसे को उस वेंडर के ई कैश लेजर के अंदर, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बस रोटेट किया है, एक रोटेशन डाला है कि हाँ हमें भी इस ट्रांजैक्शन की जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है, वो वाली बात यहां पे करी जा रही है। तो इको जब कलेक्ट करेगी तो अपने इनवॉइस के अंदर ही बोल देगी कि भाई ठीक है सरकार ने बोला है टीसीएस और लेना है। अब टीसीएस कैसे लिया जाए? अब चूंकि ये ट्रांजैक्शन तो यहां पर ट्रांजैक्शन इंट्रा है, और ये वाली मेन ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है। दूसरी बात ये, यहां पे आईजीएसटी लगा होगा, यहां पे सीजीएसटी एचजीएसटी लगे हुए होंगे, बिल्कुल ठीक है। अब 1% का होता 0.5
प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1% का टीसीएस होता है। 1% किसका लूं? 1% 2000 का लूं या 1% 10,000 का लूं? मुझे कौन सी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना है? मुझे वेंडर की आउटवर्ड सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो 1% आएगा ऑफ 10,000, ध्यान दीजिएगा, और ये आता है आपका 100 रुपीज। ये हो गया 2460 की फाइनल बिलिंग यहां पर आएगी। इन्होंने 360 रुपए सरकार को पे कर दिए ही है, साथ में ये टीसीएस भी गवर्नमेंट को जमा करा देंगे जीएसटी पोर्टल पे जाकर 100 रुपए का जो कलेक्ट किया था, और सरकार इस 100 रुपए के अमाउंट को इनके जो ई कैश लेजर होगा उसके अंदर सरकार ट्रांसफर कर देगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यानी कि वेंडर से 100 रुपए ज्यादा कलेक्ट किए, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सरकार को दी, फिर सरकार ने इसको वापस लौटा दिए। तो इससे क्या हुआ? एक साइकिल घूम गया। सरकार को पता लग गया कि हां इस तरह की एक ट्रांजैक्शन हुई है। इस तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, चाहे फ्लिपकार्ट के थ्रू हो, चाहे अमेजन के थ्रू या किसी और के थ्रू हो, उन सब की जानकारी सरकार को टीसीएस के माध्यम से मिलती रहेगी, और यहां चोरी चकारी की संभावनाएं ना के बराबर रह जाएंगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे बात समझ में आ गई? हाँ सर जी, बात समझ में आ गई है। तो यही तो था टीसीएस का कंसेप्ट, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का छोटी मोटी बात और है, वो भी मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए कैसी कैसी बातें हैं। आइए मालिक बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहां पर आकर देखिए अमेजन ये रहा, यहां से ऑर्डर किया गया था, ये हुआ, ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया गया, 20% कमीशन था। ये रियल सप्लायर है दिल्ली में, ये भी दिल्ली में है, और ऐसे इनवॉइस आगे रेज कर दिया। तो एक नोट और दिया हुआ है, अगर सिर्फ ऑर्डर ही प्रोक्योर किए जा रहे हैं, पैसा डायरेक्टली अगर यहां आ रहा होगा, फिर टीसीएस कंसेप्ट काम में नहीं आएगा। पेमेंट भी उसके थ्रू रूट आउट होनी चाहिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तभी हम बात कर सकते हैं टीसीएस की, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं? दो ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन वो है जो इको और वेंडर के बीच में है, ये तो आराम से और आसान सी ट्रांजैक्शन है, और एक अपनी ये मेन ट्रांजैक्शन है। तो इनको हम देख के चलते हैं जरा कैसे कैसे करके है। तो ट्रांजैक्शन पहली है मिस्टर एक्स सप्लायर एंड मिस्टर वाई रेसिपिएंट के बीच की है, और एक ट्रांजैक्शन हो रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड रेसिपिएंट के बीच में हो रही है। ठीक है जी, मिस्टर एक्स के बीच में हो रही है। तो आपकी जो मेन ट्रांजैक्शन है वो ये वाली है मेन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो मेन ट्रांजैक्शन का देखें तो यहां ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यानी मेन किसको बोल रहे हैं हम? ये वाली मेन ट्रांजैक्शन है। इसकी जरा चेक करके चलते हैं कि कैसे लिंकेज की जाएगी। गुड्स की बात हो रही है कि सर्विस की? सर गुड्स की बात हो रही है। क्या ये सप्लाई है? हाँ। ओरिजिन क्या था? दिल्ली था। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? 10(1) के मुताबिक गुड्स की बात हो रही है, तो वो हैदराबाद का है सामने वाला बंदा, इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगी। टैक्सेबल पर्सन, सर इंटरस्टेट सप्लाई है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24, मिस्टर एक्स का, एक्स यहां पर सप्लायर है। एग्जाम्शन सूज एग्जेम्प्ट नहीं है। कंपटीशन नॉर्मल तरीके से 1800 रुपए की आ जाएगी, इसमें टीसीएस की बात नहीं होगी, ये मेन ट्रांजैक्शन है। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा, और इनवॉइस डेट यहां पर आएगी टाइम ऑफ सप्लाई, और नॉर्मल तरीके से ये इसकी लायबिलिटी बनी, आईटीसी था, और 1440 का पेमेंट करवा दिया जाएगा। ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। असल बवाल तो यहां पर आएगा, टीसीएस यहां घुसेगा। ये ट्रांजैक्शन है आपकी, ये वाली जो सपोर्टिव ट्रांजैक्शन थी, जिसमें सप्लायर आपका अमेजन है, रेसिपिएंट जो है वो मिस्टर एक्स है। क्या बोलते हैं यहां पे आके? भाई क्या ये सप्लाई है? हाँ है, लेकिन सप्लाई किस चीज की है? गुड्स की है कि सर्विस की है? भाई साहब ये सर्विस है। अमेजन अपनी सर्विस दे रहा है, जिसके बदले 20% का कमीशन अमेजन यहां पर ले रहा है। ठीक, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? सर मतलब ओरिजिन दिल्ली था और ये भी दिल्ली ही है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई यहां पर बनती है। अमेजन को डबल रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, एक रजिस्ट्रेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टैक्स पेयर चाहिए उनको, और वो भी मैंडेटरी होता है, और एक चाहिए टीसीएस कलेक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंडेटरी होता है। ड्यूअल रजिस्ट्रेशन इसको कैरी करने पड़ेंगे। एग्जाम्पशन, ये जो सर्विस है 20% पे कमीशन बनाना 2000 रुपए का, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। कंपटीशन कैसे करोगे? 2000 का अमाउंट बनता था, सीजीएसटी एसजीएसटी को मिलाकर 360 रुपए का यहां पर ये टैक्स बन जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? सर फॉरवर्ड चार्ज में अमेजन 360 रुपए का पेमेंट करके चलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल तरीके से विच एवर इज अर्लियर में आ जाएगा। अब बात करते हैं कंप्लायंसेस की आकर, तो यहां पे ऑल कंप्लायंस जो होंगे वो मिस्टर एक्स के द्वारा ही अपने फुलफिल किए जाएंगे, लेकिन यहां जो इनवॉइस मिलेगा, इसे कहां से मिला इनवॉइस? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इनवॉइस दे रहा है
उसके लिए 2000 की वैल्यू डाली, सीजीएसटी इतना आया, एसजीएसटी इतना आया। अब ये जो टीसीएस है 100 रुपए का यहां पे चार्ज किया जाएगा 1% ऑफ, क्योंकि हम जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है ये इंटरस्टेट था ना, इसलिए 1%, 0.5 नहीं कि हमने 1%, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यहां पे आईजीएसटी था तो वहां 1% आएगा। अगर ये मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी होती तो मैं 0.5 वहां पे लेके चलता। तो इसी नेचर की ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है और इसी वैल्यू पे यहां मुझे टीसीएस कलेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये निकाल दिया, ध्यान दीजिए ये निकालते समय एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड सेस, ऑब्वियस सी बात है मैंने 11,800 मेन ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी, मैंने 10,000 की फिगर उठाई है। एक्सक्लूडिंग गुड्स रिटर्न, हम जानते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर कुछ गुड्स वापस भी हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है मंथ एंड पर ये बात करके चल रहे हैं, अगर कुछ गुड्स वापस हो गया उसे हटा दिया जाएगा। 9.5 को मैं पहले ही अलग कर चुका हूं, 9.5 की बातों के लिए उन्होंने अलग से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बना रखा है। और नेचर जो होगा वो ट्रांजैक्शन 1 का होगा, यानी कि जो मेन सप्लाई है उसका किया जाएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मेन ट्रांजैक्शन को ही कंट्रोल करना है, इसीलिए उसकी हम वैल्यू और उसी का नेचर की यहां पर बात करके चलेंगे।